गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो आज हम सिंचाई की 5वें नंबर की विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बूंद बूंद सिंचाई विधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, तो इस विधि के बारे में जो सबसे पहला बिंदु हो जाएगा अपना, ये विधि कहाँ से आई। तो इस विधि का विकास इजराइल देश से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल देश से हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु हो जाएगा इसमें कि ये विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर अपनाई जाती है। या इसमें जोड़ देते हैं, ये विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है तथा जहाँ की मिट्टी बलुई, जहाँ की मिट्टी बलुई होती है वहाँ के लिए वहाँ उपयोगी होती है। तो जहाँ की मिट्टी बलुई है वहाँ उपयोगी होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो इस विधि का विकास इजराइल देश से हुआ है, और इस विधि को कैसे क्षेत्रों में अपनाया जाता है, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर वर्षा कम होती है और जहाँ की मिट्टी बलुई होती है या जहाँ पर बालू रहित होती है, वहाँ पर ये विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट जो बिंदु है इस विधि के बारे में, वो है ड्रिप सिंचाई द्वारा, या ऐसे लिख सकते हैं, इस विधि में जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद करके टपकता है। इसलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा, बूंद बूंद सिंचाई विधि, जिससे जड़ क्षेत्र में, जिससे पौधे के जड़ क्षेत्र में
संतृप्तावस्था बनी रहती है। संतृप्तावस्था बनी रहती है और वहाँ पर पानी की कमी नहीं रहती तथा वहाँ पर पानी की कमी नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है इस विधि द्वारा उद्यानों, देखो कहाँ कहाँ सिंचाई कर सकते हैं, तो इस विधि द्वारा उद्यानों कोमा सब्जियों कोमा पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये थे 4 बिंदु इस विधि के बारे में। सबसे पहला कि इस विधि का विकास इजराइल देश से हुआ है और ये विधि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। दूसरा बिंदु इस बारे में है कि ये विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है और जहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई होती है और जहाँ पर ये विधि उपयोगी होती है। तीसरा बिंदु कि इस विधि में जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद करके टपकता रहता है, जिससे पौधे के जड़ क्षेत्र में संतृप्तावस्था बनी रहती है और वहाँ पानी की कमी नहीं रहती है। कौन सी फसलों कहाँ कहाँ इस विधि को अपना सकते हैं? उद्यानों में, सब्जियों की खेती में और पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि में इस विधि के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लाभ है। तो पहला लाभ, पौधे की जड़ों में पर्याप्त नमी होने से पर्याप्त नमी रहने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो पहला तो क्या, जड़ों में पर्याप्त नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। और नंबर दूसरा फायदा हो जाएगा कि जो पौधे से पौधे के बीच में सूखा रहता है, जिससे खरपतवार उगने की समस्या नहीं रहती। तो पौधों के बीच, क्योंकि पानी जड़ क्षेत्र में जाएगा, जो खाली 2 पौधों के बीच में या 2 लाइनों के बीच में जो दूरी है वहाँ पानी नहीं जाएगा, तो वहाँ नमी नहीं रहेगी और नमी नहीं रहेगी तो वहाँ खरपतवार भी नहीं उगेंगे। तो पौधों के बीच में सूखा रहने से खरपतवार उगने की समस्या नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट है
सिंचाई के साथ साथ एक बार में उर्वरक भी दिया जा सकता है। तीसरा लाभ हो जाएगा सिंचाई के साथ साथ एक बार में उर्वरक भी दिया जा सकता है। तो एक साथ दो काम हो गए, सिंचाई भी होगी और उर्वरक भी फसल को प्राप्त हो गया। नेक्स्ट जो फायदा है इससे वो है सिंचाई है तो कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। कीट और रोगों की समस्या नहीं होती है क्योंकि वहाँ का जो नमी नहीं होती है, इसलिए फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। कीट एवं रोगों की समस्या नहीं होती है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पौधों में जड़ क्षेत्र में नमी रहती है, आसपास नमी नहीं होती, क्योंकि पौधे के पास का वातावरण आर्द्र नहीं होता है। भी जोड़ लो, क्योंकि पौधों के आसपास का वातावरण ठीक है। तो कीट एवं रोगों की समस्या भी इस विधि में नहीं होती है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इसमें पौधे के जड़ क्षेत्र में ही नमी रहती है, आसपास नमी नहीं होती, जिससे कवक जनित रोगों के कीटों के लगने की समस्या नहीं होती है, क्योंकि ये सब कीट और रोग नमी में अधिक पनपते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉफिट है, बार बार सिंचाई करने से लवणों का निस्सालन हो जाता है। छठा लाभ, बार बार सिंचाई करने से लवणों का निस्सालन हो जाता है। नेक्स्ट, कम पानी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट लास्ट है, जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। ठीक है। तो ये थी बूंद बूंद सिंचाई विधि और उसके लाभ। इस विधि का एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। इस विधि का विकास इजराइल देश से हुआ है। दूसरा बिंदु लिखना है आपको इसमें, ये विधि कहाँ अपनाई जाती है उसके बारे में, कि ये विधि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है और जहाँ की मिट्टी बलुई होती है, ऐसे क्षेत्रों में इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि की क्या विशेषता है कि इस विधि में जो जल है वो पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद करके टपकता है, जिससे पौधे के जड़ क्षेत्र में संतृप्त अवस्था बनी रहती है और उससे हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। ठीक है। इस विधि द्वारा कहाँ कहाँ उद्यानों में सिंचाई कर सकते हैं, सब्जियों की खेती में इसको अपना सकते हैं और पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि में भी
इस विधि द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं भाई? पौधे की जड़ों में पर्याप्त नमी बनी रहेगी, जब पानी की कमी नहीं होगी तो अच्छी उपज हमें प्राप्त होगी। दूसरा जो मेन फायदा है कि पौधों के बीच में, यानी कि पौधे से पौधे के बीच में, लाइन से लाइन के बीच में नमी नहीं रहेगी, क्योंकि पानी कहाँ जाता है? केवल जड़ के पास ही जाता है। ठीक है, जिससे नमी नहीं होने से खरपतवार उगने की समस्या नहीं रहती है। इस विधि के द्वारा एक साथ दो काम होते हैं, सिंचाई के साथ साथ हम उर्वरक भी दे सकते हैं। सिंचाई है तो कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है, कीट रोगों की समस्या नहीं रहती, कारण मैंने बता दिया, क्योंकि पौधों के आसपास का वातावरण आर्द्र नहीं होता है। बार बार सिंचाई करने से लवणों का निस्खलन हो जाता है और कम पानी की आवश्यकता होती है। और लास्ट, अधिक जल उपयोग दक्षता होती है, जो जल उपयोग दक्षता है वो अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं इस विधि की सीमाएं। क्या क्या लिमिट्स है? तो जो पहली सीमा है, प्रारंभिक खर्चा अधिक आता है। सबसे पहला तो यही है, दोनों विधियों में बौछारी और इसमें सेम है। प्रारंभिक खर्चा अधिक आता है। दूसरी लिमिट है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो अगर जहाँ पर कुशल श्रमिक नहीं है वहाँ पर इस विधि को हम नहीं अपना सकते। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, उत्सर्जक, जो ये मीटर लगा होता है इसके ऊपर जहाँ से बूंदें निकलती है वो छोटा होने से उत्सर्जक, इसी को हम बोल सकते हैं इमीटर्स का छिद्र छोटा होने से क्या समस्या आती है? मिट्टी के कणों, जीवांश पदार्थों मिट्टी के कणों, जीवांश पदार्थों के रेशे व लवण के कणों से बंद हो सकते हैं। बंद यानी कि जो उत्सर्जक या इमीटर्स लगाया जाता है होता है इसमें, इस सिस्टम में, तो उसमें छिद्र छोटा होता है। और छिद्र छोटा होने से क्या समस्या आती है कि उस छिद्र में मिट्टी के कण, जीवांश पदार्थों के रेशे और लवण के कणों के एकत्रित हो जाने से वो छिद्र बंद हो सकता है। ठीक है। चौथा, अत्यधिक भारी मृदाओं की, जो अत्यधिक भारी मृदाएं हैं जल अंतःस्पंदन दर या अंतःस्पंदन दर कम होने से जल एकत्रित होने की समस्या रहती है। ठीक है। और लास्ट, प्लास्टिक से बनी पार्श्व नलिकाओं को चूहे व अन्य जीव
जो इसमें बगल में जो नलिकाएं लगाई जाती है प्लास्टिक से बनी पार्श्व नलिकाओं को चूहे वो अन्य जीव नष्ट कर सकते हैं और वार्षिक फसलों में चलो ये ठीक है, 5 ही ठीक है। तो ये आपकी बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कंप्लीट हो गई। इसके लिमिट्स देखिए हमने, प्रारंभिक खर्च अधिक आता है, ठीक है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एमीटर्स या उत्सर्जक का छिद्र छोटा होता है, जिससे उसमें क्या समस्या रहती है, मिट्टी के कणों के द्वारा और जीवांश पदार्थों के रेशे और लवणों के द्वारा उसका बंद होने की समस्या रहती है। अत्यधिक भारी मृदाओं की जो अंतः स्पंदन दर है वो कम होती है, जिसके कारण ऐसी मृदाओं में अगर इस विधि द्वारा सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर जल एकत्रित होने की समस्या आ सकती है। और जो प्लास्टिक से बनी जो पार्श्व नलिकाएं इस सिस्टम में लगाई जाती है, उन नलिकाओं को चूहे और अन्य जीवों के द्वारा काटने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये थी बूंद बूंद सिंचाई विधि। अब लास्ट जो छोटा सा टॉपिक है, अपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अव का मतलब नीचे, मतलब जमीन के नीचे नीचे सिंचाई, ऊपरी सतह के नीचे, डायरेक्ट नीचे ऊपरी सतह के नीचे सिंचाई, अपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई। अपृष्ठीय या अधोभूमि सिंचाई। तो देखो तो यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट है, कुछ स्थानों पर जो भूमि की स्थलाकृति होती है, कुछ स्थानों पर भूमि व स्थलाकृति की प्राकृतिक परिस्थितियाँ पौधों की जड़ों में जल की प्रयुक्ति भूमि की सतह के नीचे से करने से, जल की प्रयुक्ति भूमि की सतह के नीचे से करने के लिए अनुकूल नहीं होती। करने के अनुकूल नहीं होती है। तो फिर इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपृष्ठीय अधोभूमि सिंचाई को अपनाएंगे। तो इसमें धरातल के नीचे तो क्या करते हैं, फिर ऐसी जगह पर इसमें, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में
ऐसी परिस्थिति में धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसल को जल की आपूर्ति, जल स्तर बनाए रखकर फसल को जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। और इसमें इस विधि में जलकुली नालियां रंध्रयुक्त इस प्रकार की सिंचाई खुली नालियों या रंध्रयुक्त पाइपों द्वारा की जाती है। रंध्र मतलब वो छिद्र युक्त तो ये होती है अवपृष्ठ या अधोभूमि सिंचाई। नीचे जमीन में क्या किया जाता है, रंध्र युक्त छिद्र युक्त पाइप बिछा दिए जाते हैं, उनके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो कुछ स्थानों पर जो स्थलाकृति की जो भूमि वो स्थलाकृति की प्राकृतिक परिस्थितियां पौधों की जड़ों में जल की प्रयुक्ति कहाँ से, भूमि की सतह के नीचे से करने के अनुकूल नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसल को जल की आपूर्ति की जाती है। और इस प्रकार की सिंचाई खुली नालियों या रंध्र युक्त पाइपों द्वारा की जाती है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।